प्रिय विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे मैसूर आंगल युद्ध पार्ट थर्ड। मैसूर और आंगल संबंधों पर मैसूर और आंगल जो युद्ध हुए, इससे पहले हम 2 व्याख्यान कर चुके हैं और ये तीसरा व्याख्यान है। पिछले व्याख्यान में हमने मद्रास की संधि पर किया था और मद्रास की संधि पर यह बात हुई थी कि इस संधि से कोई भी पक्ष संतुष्ट नहीं था। दोनों ही पक्ष संधि करने के लिए विवश थे, क्योंकि उनकी सैनिक तैयारियां जवाब दे चुकी थी। एक प्रकार से यह संधि दोनों ओर से रक्षात्मक तरीके में की गई थी और ये संधि दोनों की जो मजबूरी थी, मद्रास की संधि जो कि 4 अप्रैल 1769 में संपन्न हुई थी। अब आज हम बढ़ रहे हैं दूसरे आंगल मैसूर युद्ध की तरफ। ये द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध जो कि 1780 से 84 के बीच में रहा। मद्रास की संधि की अनिच्छा से वो पहला आंगल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था। अतः यह लग रहा था कि इस युद्ध के बाद स्थायी शांति नहीं है, एक आगे भी युद्ध होगा। इस समय वॉरेन हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर जनरल पद पर आसीन हो चुका था। उसके आने पर मद्रास सरकार ने, यानी कि अंग्रेज़ों ने, राजनीति में फिर सरगर्मी बढ़ा दी और परिणाम यह हुआ कि दूसरा मैसूर युद्ध प्रारंभ हो गया। यदि हम उसके कारणों की बात करें तो पहला कारण तो यह है कि 1870 में जब मराठों ने मैसूर पर आक्रमण कर दिया तो मद्रास की संधि के अनुसार अंग्रेज़ों ने हैदर की सैनिक सहायता नहीं की। कारण नंबर 2, गुंटूर पर अंग्रेज़ों का अधिकार हैदर अली सहन नहीं कर सकता था। इस पर अंग्रेज़ों ने माही पर भी अधिकार कर लिया और दोनों जो पार्टीज़ हैं, दोनों के संबंध आपस में, दोनों पक्षों के संबंध बिगड़ने लगे। तीसरा, अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम छिड़ चुका था और अंग्रेज़ उसमें फंस गए थे। अतः ये अंग्रेज़ों के खिलाफ कोई भी शक्ति जो है, जो उससे शत्रुता रखती है, जिसमें एक हैदर अली भी है, उनके लिए यह एक उचित अवसर था। चौथा कारण, 1775 में अंग्रेज़ों ने राघोबा से संधि करके मराठों को नाराज़ कर दिया। मराठों ने हैदर से सहायता मांगी। हैदर ने मराठों को सहायता देकर अंग्रेज़ों को 1780 में युद्ध छेड़ने पर विवश कर दिया। तो ये कुछ कारण जो है वो इस युद्ध के बने। तो इस युद्ध से पहले हैदर अली ने एक गुट का निर्माण किया जिसमें 3 शक्तियां थीं, इसलिए इसको त्रिगुट कहा गया। जिस प्रकार मैसूर युद्ध के समय अंग्रेज़ों ने जब मैसूर युद्ध हुआ, अंग्रेज़ों ने निज़ाम व मराठों को अपनी ओर मिलाकर हैदर अली के विरुद्ध त्रिगुट का निर्माण किया था, उसी प्रकार इस द्वितीय मैसूर युद्ध के समय हैदर अली ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध मराठों और निज़ाम के सहयोग से एक त्रिगुट, एक अलाइनमेंट बना लिया। मराठों और अंग्रेज़ों का प्रथम युद्ध प्रारंभ हो चुका था। जब निज़ाम के संबंधित जो निज़ाम का एक संबंधी है, वसालत जंग से अंग्रेज़ों ने गुंटूर का जिला छीन लिया था। इस कारण निज़ाम अंग्रेज़ों से नाराज हो गया। इस प्रकार हैदर अली को अंग्रेज़ों के विरुद्ध त्रिगुट बनाने में कोई कठिनाई नहीं हुई और इस गुट के बन जाने से
हैदर अली का जो सैनिक पलड़ा है, शक्ति है, वो बढ़ गई। परंतु युद्ध के प्रारंभ होने से पूर्व ही कूटनीतिज्ञ वॉरेन हेस्टिंग्स ने निराम को गुंटूर का क्षेत्र लौटा दिया और इस गुट को भंग कर दिया और निज़ाम को अपने पक्ष में मिला लिया। इस प्रकार जो त्रिगुट जो बना, युद्ध के प्रारंभ होने से पहले ही बिखर गया। हालांकि फ्रांसीसी जो है वो हैदर अली के पहले से ही मित्र थे और वो अभी भी उसके साथ थे। युद्ध की यदि घटनाओं का यदि हम चर्चा करें तो जुलाई 1780 में हैदर अली अपने असंख्य घुड़सवारों को लेकर चंगामा दर्रे से होता हुआ कर्नाटक पहुंच गया और उसके आसपास के गांवों में उसने आग लगाना शुरू कर दिया। ये अंग्रेज इतिहासकार P.E. रॉबर्ट्स लिखता है। इस भयानक आक्रमण का सामना करने हेतु अंग्रेज तैयार नहीं थे, क्योंकि अभी वो सोच नहीं रहे थे कि इतनी जल्दी आक्रमण हो जाएगा। इस आक्रमण की विभत्सता पर अंग्रेज इतिहासकार लिखते हैं, खासकर बर्क का मैं जिक्र कर रहा हूँ। बर्क लिखता है कि हैदर अली अपनी सैन्य शक्ति के प्रति इतना आश्वस्त था कि उसने अपने भयानक निश्चय को गुप्त रखने का कोई प्रयत्न नहीं किया। प्रत्येक क्षेत्र से उसने बर्बरता के उस प्रत्येक तत्व को एकत्र किया जो उसकी विनाश कला को संपूर्णता देने में सहायक हो सकता था। यह भयप्रद केतु अकस्मात फट पड़ा। उसने अपनी संपूर्ण प्रलयकारी सामग्री को कर्नाटक के मैदानों में उड़ेल दिया। इसके उपरांत सत्रांश का जो दृश्य उपस्थित हुआ वह कल्पनातीत एवं वर्णातीत है। चारों ओर फैली आग की लपटों ने प्रत्येक खेत, मकान और मंदिर को अपने में समेट लिया। तो ऐसा अंग्रेज इतिहासकारों ने लिखा है। इसी समय अंग्रेज सेनानायक मुनरो ने अपने सहयोगी सेनानायक बैली को भेजा। मुनरो जो सेनापति है उसने अपने एक सहायक सेनानायक बैली को भेजा। बैली के नेतृत्व में भेजे गए अंग्रेजी ब्रिगेड को शत्रु ने आप समझिए कि काट डाला और जो बक्सर विजेता मुनरो, जो कि वहाँ पर 3 शक्तियों को पराजित, भारतीय शक्तियों को पराजित करके आया था, मुनरो का जो तोपखाना, बक्सर विजेता मुनरो के तोपखाने ने कांजीवरम के ताल में समाधि लेकर उसकी प्रतिष्ठा को धूल में मिला दिया। जब वह मद्रास लौटा तो सड़कों के दोनों ओर खड़े अति क्रुद्ध नगरवासियों ने उसका खूब अपमान किया। कहने का तात्पर्य यह है कि बक्सर युद्ध में मुनरो, जिसने बंगाल के नवाब, अवध के नवाब, भारत के मुगल सम्राट, इन तीनों शक्तियों को पराजित किया था, वह भी यहाँ कुछ नहीं कर सका और उसको भी यहाँ से खाली हाथ लौटना पड़ा। इस प्रकार 1780-81 में बात करें तो अंग्रेज़ों को प्रत्येक क्षेत्र पर हैदर अली से लोहा लेना पड़ा। अर्काट पर अधिकार हो जाने पर अल्फ्रेड लायल लिखता है कि अंग्रेज़ों का सौभाग्य निम्न स्थिति तक पहुंच गया। तो जो अर्काट था उस अर्काट पर हैदर अली का अधिकार हो गया। परंतु इन भीषण परिस्थितियों में भी वॉरेन हेस्टिंग्स ने संयम और विवेक और धैर्य और बिना घबराए हुए उसने वो काम करता रहा और उसने आयरकूट, जो कि एक उसका सेना नायक था, को एक विशाल सेना के साथ मद्रास भेजा ताकि अतीत के अपमान की क्षतिपूर्ति हो सके। जून 1781 में उसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में पराजित किया।
आयरकूट ने हैदर अली को जून 1781 में पोर्टा नोवा के युद्ध में पराजित किया, परंतु अंग्रेज इस विजय का लाभ नहीं उठा सके। इसके विपरीत उन्हें भीषण क्षति उठानी पड़ी। रसद व अपर्याप्त अश्व यानी कि घोड़े न होने के कारण आयरकूट मद्रास लौट गया और अपने पद से इस्तीफा दे दिया गया। यद्यपि उसका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया। जनवरी 1781 में, थोड़ा पीछे की बात कर रहा हूँ, वारेन हेस्टिंग्स ने पियर्स को स्थल मार्ग से दक्षिण की ओर रवाना किया था। उसने अपने सेना नायकों की सहायता से बरार के राजा व मराठा नेता सिंधिया से संधि करके हैदर अली की शक्ति को निर्बल बना दिया था। मराठों ने मई 1782 में सालबाई की संधि कर ली अंग्रेजों से। मराठों की अंग्रेजों की आपस में संधि हो गई मई 1782 में, और इस संधि का परिणाम यह हुआ कि हैदर अली मराठों की जो सैनिक सहायता है, सहयोग है, उससे वो वंचित हो गया और अकेली शक्ति हैदर अली की पड़गी निज़ाम पहले ही अलग हो गया था, उसको आयरकूट ने पराजित कर दिया। इस सफलता के उपरांत पियर्स की सहायता के लिए वह पुलिकाट कहें या पुलिकॉट कहें, वहाँ जा पहुँचा। अब युद्ध में हैदर अली के जो पुत्र है टीपू सुल्तान का प्रवेश होता है, और ये जो पियर्स, जिसको कि वारेन हेस्टिंग्स ने जनवरी 1781 में रवाना किया था और जिसने सिंधिया से संधि कर ली, मराठों को निर्बल बना दिया था, उस पियर्स को आप ये देखिए, जो टीपू सुल्तान है, वो टीपू सुल्तान के समक्ष जो है हल्का प्रतीत हो रहा था। अगस्त 1782 में टीपू सुल्तान ने परलूर नामक स्थान पर आयरकूट एवं पियर्स की संयुक्त सेना का डटकर मुकाबला किया। यद्यपि युद्ध अनिर्णित रहा, लेकिन अब जो हैदर अली जो बैकफुट पे था, हैदर अली को इतना डैमेज हो गया था, वो डैमेज कंट्रोल यहाँ पर होता हुआ दिखाई दिया। तो युद्ध को निर्णय नहीं हुआ। इसके एक महीने बाद आयरकूट ने सोलिंगेर स्थान पर हैदर अली को पूर्णतः पराजित कर दिया। इस प्रकार अंग्रेज़ों और इसी अंतराल में अंग्रेज़ों और डच जो थे उनके मध्य भी युद्ध छिड़ गया। परिणाम स्वरूप नवंबर 1781 में नेगापट्टम और जनवरी 1782 में तिरुकोमाली के बंदरगाहों पर अधिकार कर लिया। परंतु इसी अंतराल में टीपू सुल्तान ने ब्रेथवेट को तंजौर में बंदी बना लिया और सैनिक, जो अंग्रेज सैनिक है, उनको मौत के घाट उतार दिया। टीपू सुल्तान एक बड़ा आक्रामक सैनिक और एक योग्य सेना नायक था। हमने इसको अभी पहले भी जिक्र किया है कि उसने 2 अंग्रेज सेना नायकों को पराजित किया था, आयरकूट और पियर्स की संयुक्त सेनाओं को पोलीलोर नामक स्थान पर, और यहाँ पर फिर टीपू सुल्तान ने इसको बंदी बना लिया ब्रेथवेट को, और अंग्रेज सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। सुविख्यात फ्रेंच एडमिरल सफरिन ने 17 फरवरी 1782 को पुलिकाट के तट पर एडवर्ड हेप्स के साथ युद्ध किया, परंतु यह युद्ध भी निर्णायक सिद्ध नहीं हुआ। इस प्रकार ये युद्ध चलता रहा। अब हैदर अली इस समय को कैंसर हो गया, और कैंसर रोग से वो उसका देहांत हो गया, और ये जो तारीख है ये 6 दिसंबर 1782 की है। टीपू सुल्तान इस समय मालाबार तट पर मोर्चा ले रहा था, परंतु वह भी इस समय
तंग हालत, यानी कि एक सैनिक दृष्टिकोण से बात कर रहे हैं। हालांकि हैदर के मरने से पूर्व उसने कुडालोर पर अधिकार कर लिया था। कुडालोर। भाग्यवश अंग्रेज जनरल आयरकूट भी 26 अप्रैल 1783 को इस लोक से विदा हो गया। अब उसकी कमान स्टुअर्ट ने संभाली, परंतु वह एक अच्छा सेनानायक सिद्ध नहीं हो सका और टीपू सुल्तान ने उससे बेदनूर छीन लिया। भाग्यवश इसी अंतराल में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य संधि हो गई और टीपू सुल्तान फ्रांसीसियों की सहायता से वंचित हो गया। अब इस समय अंग्रेजों का भाग्य अच्छा निकला और उन्होंने टीपू सुल्तान को, जैसे पहले हैदर अली को एकाकी कर दिया था, अब टीपू सुल्तान को एकाकी कर दिया। परंतु टीपू सुल्तान हिम्मत नहीं हारा और बेदनूर विजित करने के उपरांत वह मैंगलोर की ओर बढ़ा। मंगलौर की ओर बढ़ा। इसी समय अंग्रेजी कमांडर फुलटन ने मैसूर पर धावा बोल दिया। इस सेनानायक ने नवंबर 1783 में पालघाट विजिट किया, को जीत लिया पालघाट को, और मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टम की ओर बढ़ा। परंतु राजधानी को विजित करने से पूर्व ही फुलटन को वापस बुला लिया गया और संधि वार्ता प्रारंभ कर दी गई और फलस्वरूप दोनों पक्षों में मैंगलोर की संधि हुई, जो कि 17 मार्च 1784 को संपन्न हुई। संधि की जो शर्तें हैं वो इस प्रकार से हैं। इस संधि के अंतर्गत दोनों पक्षों ने एक दूसरे के विजित प्रदेश लौटा दिए, पहली शर्त थी। दूसरी, टीपू सुल्तान ने कर्नाटक खाली कर दिया और अंग्रेजों ने मैसूर के उन क्षेत्रों से अपना अधिकार हटा लिया जो युद्ध के समय उन्होंने अधीनस्थ कर लिए थे। तीसरा, दोनों पक्षों ने एक दूसरे के युद्धबंदी भी लौटा दिए। संधि का चौथा जो प्रावधान है, अंग्रेजों ने मैसूर में व्यापार का एकाधिकार प्राप्त करना चाहा, परंतु टीपू सुल्तान ने उनकी यह मांग अस्वीकार कर दी। पांचवां, मद्रास के गवर्नर मैकार्टन ने टीपू सुल्तान को यह भी विश्वास दिलाया कि उसके प्रति अंग्रेज मैत्री का भाव रखेंगे और संकट के समय उसकी सैनिक सहायता भी करेंगे। इस प्रकार से यह मैंगलोर की संधि टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य, टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य संपन्न हुई। संधि की समीक्षा यदि हम करें तो यह संधि अंग्रेजों के लिए सम्मानजनक संधि नहीं कही जा सकती। टीपू ने मद्रास के गवर्नर को संधि के लिए तब तक अटकाए रखा जब तक मैंगलोर पर उसका पूरा प्रभुत्व नहीं हो गया। शांति वार्ता के लिए आए अंग्रेज प्रतिनिधियों को टीपू सुल्तान ने बड़ी हेय दृष्टि से देखा। संधि के समय टीपू सुल्तान ने यह स्पष्ट दर्शाया कि संधि के लिए वह नहीं अपितु अंग्रेज याचना कर रहे हैं। इस संधि की शर्तें टीपू सुल्तान के लिए कठोर नहीं थी, इसलिए इस संधि का वारेन हास्टिंग्स ने काफ़ी विरोध भी किया और संधि की शर्तों का भी प्रतिवाद किया था। इसके संदर्भ में मद्रास के गवर्नर की भर्त्सना करते हुए लिखा था कि संधि के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को कर्नाटक से हाथ धोना पड़ा। इस प्रकार यह दूसरा युद्ध भी संधि के साथ में संपन्न हुआ। हम हैदर अली का मूल्यांकन करना चाहेंगे। हैदर अली की मृत्यु हो गई है और हैदर अली एक अच्छे सेनानायकों में, हैदर अली की गणना भारतीय इतिहास के योग्य व सफल शासकों में की जाती है। वह एक साधारण परिवार से में जन्मा और जन्म लेकर अपनी प्रतिभा तथा बाहुबल से उसने एक पृथक राज्य और सैनिक शक्ति की स्थापना की। उसने न केवल मैसूर राज्य का विस्तार ही किया अपितु दक्षिण भारत की एक प्रमुख शक्ति उसने अपने आप को मैसूर को बनाया। वह अशिक्षित होते हुए भी व्यावहारिक ज्ञान में दक्ष, उच्च कोटि का कूटनीतिज्ञ एवं एक
कुशल प्रशासक था। अनेक अवसरों पर उसने अपने शत्रुओं में फूट डालने का प्रयास किया। वह ऐसे किसी भी शक्ति के साथ मित्रता करने को तैयार था जो उसे सैनिक सामग्री उपलब्ध कराने में सहायक हो। उसने 1778 ईस्वी तक अंग्रेजों से सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन अंग्रेजों ने उसके साथ सहयोग व मैत्री नीति का प्रोत्साहन नहीं दिखाया, क्योंकि वे उसकी योग्यता और उसकी जो सैनिक क्षमता है उससे परिचित थे और भयभीत थे। जब अंग्रेजों ने सहायता नहीं दी तो उसने फ्रांसीसियों से सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न किया। अंग्रेजों का यह आक्षेप है कि हैदर अली प्रारंभ से ही फ्रांसीस समर्थक था, ये उनका आरोप है। तो हैदर अली इसके साथ साथ एक साहसी सेना नायक भी था, कूटनीतिज्ञ तो था ही। उसने बड़ी कुशलता से मैसूर सेना को संगठित किया, पश्चिमी ढंग से उसे प्रशिक्षित किया। हैदर अली की सेना की विशेष शक्ति उसकी घुड़सवार सेना थी, जिसके कारण वह अत्यंत गतिशील रहता था। 1769 में हैदर अपनी घुड़सेना के आधार पर ही मद्रास यानी सरकार यानी कि अंग्रेज़ों को आतंकित कर सका था। हैदर अली की सैनिक जो प्रतिभा थी वो एक उस समय उच्च कोटि की प्रतिभा थी। हैदर मराठों के विरुद्ध कोई विशेष सफलता प्राप्त नहीं कर सका, क्योंकि मराठों के आक्रमण आंधी तूफान की तरह होते थे जो हैदर को रक्षात्मक युद्ध के लिए विवश कर देते थे। अंग्रेज़ों के साथ लड़े युद्ध में उसने कर्नल वैली और बक्सर के विजेता मुनरो को पराजित कर अपनी सैनिक प्रतिभा का अभूतपूर्व प्रदर्शन दिया था। हैदर अली धार्मिक दृष्टि से भी उदार था। वह अपनी हिंदू व मुस्लिम प्रजा को समान दृष्टि से देखता था। वह मनुष्यों का पारखी व सरकारी पद पर योग्यता के आधार पर नियुक्ति देता था। उसके अधिकांश मंत्री हिंदू थे। उसका मंत्री पूर्णिया ब्राह्मण था, जो कि उसका अत्यंत विश्वास पात्र था। उसकी सहिष्णुता व उदारता के कारण ही उसकी हिंदू प्रजा उसको आदर की दृष्टि से देखती थी। अपनी प्रभुता का प्रदर्शन करने के लिए हैदर ने अपने नाम की मुद्राएं भी प्रचलित की, परंतु उन मुद्राओं पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां भी अंकित थी। ये बात रेखांकित करने योग्य है। इससे उसकी धार्मिक नीति में उसकी सहिष्णुता स्पष्ट होती है। वह एक कुशल प्रशासक था। उसकी विशाल सेना के खर्चों के लिए उसने अपने राज्य की आय को बढ़ाया तथा व्यापार को प्रोत्साहित किया। हैदर अली की चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख करते हुए प्रोफेसर एस.के. सिन्हा लिखते हैं कि हैदर अली एक शक्तिशाली एवं निरंकुश शासक तो था ही, परंतु उसने सामान्यतः प्रचलित परंपराओं को ही माना तथा अपने आधिकारिक क्षेत्र के सभी रस्मों रिवाजों पर आचरण करता रहा। तो इस प्रकार यदि हम हैदर अली के बारे में नपी-तुली बात करें तो हैदर अली एक अशिक्षित होते हुए भी एक बुद्धिमान राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ शासक था, एक श्रेष्ठ सेना नायक था, एक श्रेष्ठ प्रशासक था और धार्मिक रूप से एक सहिष्णु शासक था, जिसकी मुद्राओं पर आप देखिए हिंदू देवी देवताओं के चित्र हैं। तो हैदर अली हिंदुस्तान का एक अच्छा शासक हुआ अंग्रेज़ों के काल में, और उसने अंग्रेज़ों को खूब छकाया। अंग्रेज़ों को उसने बैक फुट पर ला करके उसने रख दिया था। धन्यवाद।